इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कल जो डिसीजन लिया, और कल नहीं बल्कि आज डिसीजन लिया या कल लिया, उस डिसीजन में सीजीएम को उन्होंने निलंबित किया, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ उत्तरकाशी। आप सोच सकते हैं कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्रिमिनल का सोर्स होता है और क्रिमिनल का बॉस होता है, इसलिए उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। सारी पुलिस प्रशासन उसके पास होती है, पुलिस प्रशासन को वो डायरेक्शन देता है। अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही होती है तो सीजीएम उस पर संज्ञान लेता है, सीजीएम उसको ऑर्डर करता है 156 दिन का, और जो भी रिपोर्ट आई होती है कोर्ट के पास उस पर सीजीएम अपनी मोहर लगाता है कि वो रिपोर्ट ठीक है, नहीं ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ठीक है, नहीं ठीक है। और जो भी गड़बड़ी चल रही होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी पहले अगर किसी क्रिमिनल केस में जाता है तो मामला सीजीएम के पास जाता है। सीजीएम निर्धारित करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार, पीछे हमको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ही एक महिला न्यायाधीश को, एक महिला जज को, जिनका नाम दीपाली शर्मा है, उनको उन्होंने निलंबित किया था। और दीपाली शर्मा को मतलब निलंबित नहीं किया था, उनको सेवानिवृत्त किया था। किस लिए? दीपाली शर्मा सीनियर डिवीज़न की मैजिस्ट्रेट की जज थी, सीनियर डिवीज़न का जज, सिविल का सबसे बड़ा लोअर का जज होता है। लेकिन डोमेस्टिक हेल्प के नाम से किसी माइनर को उन्होंने रखा हुआ था और माइनर के साथ मारपीट की जा रही थी, माइनर को लजाया सताया जा रहा था, माइनर को शोषण किया जा रहा था एक ऐसे मैजिस्ट्रेट के द्वारा, एक ऐसे जज के द्वारा जिसका नेक्स्ट प्रमोशन सेशन जज या जिला जज के लिए होता है, वो सीनियर मोस्ट माना जाता है। लेकिन अगर वो शोषण करे तो, और यहां तक इस लेवल पर शोषण था कि उस बच्चे को बचाने के लिए पुलिस को उनके घर में रेड डालनी पड़ी और पुलिस को रेड डालकर उस बच्चे को बचाना पड़ा। आप सोचिए कि हमारे जजेस जिन्होंने शपथ ली है, जिनका काम है कि सब कुछ ठीक करें, अगर उनके लिए ऐसा कुछ सोचा जाए या करना पड़े तो हमारे समाज के लिए कितनी शर्मसार बात होती है। या न्यायालय को कितना कठिन होता होगा, हाई कोर्ट को, कि वो अपने ही किसी जज को या तो निलंबित कर रहा है या अपने ही किसी जज को वो टर्मिनेट कर रहा है। पीछे झारखंड हाई कोर्ट ने भी 4 जजेस को निलंबित किया था एडमिनिस्ट्रेटिव गलत करने की वजह से। और आज नीरज कुमार जी को सस्पेंड किया गया है, और उनके किसी बड़े कृत्य की वजह से, जो बहुत शर्मसार है। हुआ क्या था एक्चुअली कि जिस कॉलोनी में उनका निवास है, सरकारी निवास जिस कॉलोनी में उनका है, उस कॉलोनी के लोगों ने, सरकारी अफसरों ने हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि नीरज कुमार किस प्रकार से मोहल्ले पड़ोस में गड़बड़ी फैलाते हैं और किस प्रकार वो सार्वजनिक रोड पर खड़े होकर दारू पीकर गाली दे रहे थे। और उन्होंने सरकारी गाड़ियों को अपनी हॉकी या डंडे से तोड़ा, अपनी गाड़ी को रोड पर खड़े हो गए, बीचों बीच रोड पर खड़े हो गए, और नशे की हालत में अपनी गाड़ी पर बैठकर उन्होंने कहा यहां से कोई नहीं, जो भी उन्होंने फिलॉसफी करी हो। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर एक अधिकारी, जिसकी जिम्मेवारी है कि कोई नशे में व्यक्ति है तो उसके खिलाफ संज्ञान ले, कोई नशेबाज नशा कर रहा है तो उसके खिलाफ संज्ञान ले और उसको जेल भेजे, जिसकी जिम्मेवारी वो है, वो अगर स्वयं नशा करता है और नशे की हालत में इस प्रकार का कृत्य करता है कि पूरी की पूरी जुडिशरी शर्मसार होती है उसके इस कृत्य की वजह से, तो कैसा महसूस होता होगा माननीय हाई कोर्ट को, जिसका काम है कि वो अपनी लोअर जुडिशरी को मेंटेन करे। यहाँ तक कि हमको याद होगा दिल्ली जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की अवमानना को अपनी अवमानना माना था और कहा था जो कोर्ट्स हैं वो हमारे अपने कोर्ट्स हैं, और हमारे कोर्ट्स के अंदर अगर कोई भी उनकी अवमानना करता है तो ये माना जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है। इस लेवल पर उसका प्रोटेक्शन किया जाता है जजेस का।
और अगर जजेस कुछ ऐसा कृत्य करने लगें तो आप सोच सकते हैं कैसा होगा। इस मामले में नीरज कुमार जी ने नशा किया, मोहल्ले में गाड़ियां तोड़ी, अधिकारियों को गालियां दी, अपने जूनियर अधिकारियों को गालियां दी, सीनियर अधिकारियों के लिए जो भी उन्होंने कहा हो। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों की मार पिटाई रोड पर करी। उनका बेटा उनको अंदर ले जाने के लिए आया तो उनके बेटे को उन्होंने रोड पर मारपीट कर दी और अपने परिवार की रोड पर मारपीट की और ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ा। और अंततोगत्वा एक लेटर अधिकारियों को लिखना पड़ा हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अब देखिए ये डिग्रेडेशन चल क्यों रहा है। दीपाली शर्मा जिनका काम है कि वो डोमेस्टिक जहां कहीं भी हेल्प ली जाती है और ये बाल शोषण होता है उसकी सुरक्षा करें, झारखंड में 4 जजेस को सस्पेंड करना पड़ा, इनको श्रीमान जी को रोड पर गाली देने की वजह से। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून में इतनी शक्ति नहीं है कि वो समाज को सुधार सके। कानून केवल बिगड़े हुए समाज में जो गलत हो रहा है उस पर सजा दे सकता है, लेकिन कानून ये नहीं कर सकता कि वो समाज को सुधार सके। क्यों? क्योंकि संस्कार और संस्कृतियां समाज को सुधारते हैं। जहां पर संस्कारों की जरूरत हो वहां पर कानून बहुत प्रभावी नहीं होता। कानून तो केवल फाइनल डिस्पोजल करता है कि आखिर कैसे न्याय हो। आपको याद होगा मेरे एक बहुत पुराने लेक्चर में मैंने कहा था कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले यानी कि 1861 से पहले जब अंग्रेजों ने आईपीसी बनाई 1860 में, उससे पहले हमारे यहाँ न्यायालय नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं न्याय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन न्यायालय नहीं हुआ करते थे। और न्यायालय होता था तो किसका होता था? राजा का, उपराजा का, राज्यपाल का या सम्राट का न्यायालय होता था। यानी कि एक बड़े राज्य के अंदर, एक बड़े प्रांत के अंदर जो केसेस होंगे वो राजा सुबह निपटा लेगा। चाणक्य नीति कहती है कि राजा के जो 24 घंटे हैं उनको 16 हिस्सों में बांटा गया है। उन 16 हिस्सों में एक हिस्सा न्याय व्यवस्था के लिए, 1 या 2 हिस्से न्याय व्यवस्था के लिए रखे गए कि न्यायालय राजा जो है वो न्याय व्यवस्था में बैठेगा। इतने बड़े राज्य में राजा न्याय व्यवस्था कितनी कर देगा? कोई एक आध केस उसके पास आ जाएगा, क्योंकि समाज में एक आधे 0.1% लोग ऐसे होते हैं या वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो न्याय पाएं तो कैसे पाएं, सच्चाई क्या है और सच क्या है, और वो सिद्धांत नहीं जानते। उन सिद्धांतों के आधार पर राजा निर्धारित करता है अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। समाज अपना कर्तव्य मानकर चलता है। समाज में अपना कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में अपराध की गुंजाइश नहीं होती। जहां राइट होगा, जहां अधिकारों को मानेंगे, वहां पर समाज में डिग्रेडेशन आना स्वाभाविक है। लेकिन जहां पर कर्तव्यों का मान है, वहां पर व्यक्ति कर्तव्य मानता है, और कर्तव्य जो मानेगा पिता का पति के, पिता का बेटे के प्रति, बेटे का पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, और परिवार के लोगों के प्रति, इस समाज के प्रति, इस कायनात के प्रति, या पेड़ पौधे पक्षियों के प्रति, या धरती के प्रति, सबके प्रति, नदी नाले और नदियां और तूफान और गौशालें, सबके प्रति उसका अपना कर्तव्य होगा। ऐसा कर्तव्य अगर होता है तो आप मुझे बता दीजिए कि अपराध को गुंजाइश कहाँ है? अपराध करेगा कौन? चूंकि भारतीय समाज को बड़े वेल एस्टैब्लिश रूप से कर्तव्यों का समाज बनाया गया था, इसलिए उनके बीच में किसी प्रकार के ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं थे। और इसी का नतीजा था कि हमको उस समय न्यायालय नहीं बनाने पड़े। यहां तक कि मुगलों का 800 वर्ष तक उस समय शासन रहा। उस शासन के दौरान भी हम संयमित थे। वो अत्याचार कर रहे थे, लेकिन हम संयमित थे, और हम संयमित थे इसलिए हमारे यहाँ अपराध को स्थान नहीं था। अगर कोई अपराध करता था तो वो इस्लामिक चरमपंथी के लोग उस समय थे, और उस समय शासन सत्ता जो है वो हमारे साथ गलत करता था, कन्वर्जन का काम करता था, हमारी माताओं बहनों के साथ गलत करता था, इन के प्रकार कन्वर्जन करता था और अपनी वंश बढ़ाता था, ताकि भविष्य में अगली पीढ़ियों में उसके अपने लोग तैयार हो सके और उन लोगों के माध्यम से वो शासन कर सके और डिस्टर्बेंस कर सके। फिर भी बड़ी संख्या में वो नहीं कर पाए, और हिंदू समाज, भारतीय समाज अपने आप को स्टैब्लिश करे रहा। अब जब अगर आप संस्कार नहीं देंगे, ये कानून केवल पढ़ा कर रख देंगे, आप केवल देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्सिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, समाज में संस्कार पढ़ाएंगे ही नहीं, संस्कृति पढ़ाएंगे नहीं, जो ओरिजिनल शिक्षा है वो शिक्षा देंगे नहीं। क्या देंगे? व्यवसायिक शिक्षा देंगे कि आप अर्निंग कैसे करेंगे। कानून भी पढ़ लीजिए तो क्या अर्निंग के लिए कानून पढ़ना है, शिक्षा देंगे ही नहीं। शिक्षा जिसको कहते हैं वो संस्कारों की शिक्षा होती है, वो संस्कृतियों की शिक्षा होती है, वो
भारतीय इतिहास की शिक्षा होती, वो शिक्षा जब हम सिद्धांतों की नहीं देंगे तो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा और वो केवल प्रशिक्षित व्यवसायिक शिक्षा का होगा। नतीजा निकलेगा कि समाज को आप कानूनों से सुधार नहीं सकते। कानून केवल सहायक हो सकते हैं, लेकिन कानून निर्णायक नहीं हो सकते। निर्णायक तो शिक्षा और संस्कृति है, कर्तव्यों का पालन करना है। मैं साधुवाद देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया पूरे देश में, सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन की ड्यूटीज इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज पर लेक्चर होना चाहिए। उस लेक्चर सीरीज जब उन्होंने काम दिया है सभी कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटियों को, तो बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों ने मुझसे संपर्क किया है कि आप इस पर लेक्चर दीजिए। तो अपने समझ में आया कि सरकार क्या कर रही है। तो मालूम पड़ा कि सरकार चाहती है, एक जगह होता तो अपने को लगता है कि नहीं स्टेट की यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम होगा या कॉलेज का कार्यक्रम होगा, लेकिन कई यूनिवर्सिटियों से सेम रिक्वेस्ट आई इस समय और उस पर लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो अपने को समझ में आया कि सरकार वो एंशिएंट टाइम पे जो कर्तव्यों की बात हुआ करती थी कि हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य होने चाहिए और उन कर्तव्यों को उसका इल्म होना चाहिए, अधिकार उसके बाद में सोचना चाहिए। पहले वो कर्तव्य सोचेगा तभी समाज को सुधार पाएंगे। अगर वो अधिकार खेलेगा तो समाज को सुधारने का अवसर अपने को कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो जजेस नीरज कुमार जी की जो घटना आई, वो मुझे लगता है कि भारत के लिए शर्मसार घटना है और उसका मुख्य कारण है भारत में अशिक्षा या शिक्षा का अभाव। केवल व्यावसायिक शिक्षा देना और व्यवसाय के लिए कि वो अर्निंग कैसे कर ले, इसकी व्यवस्था हमने की कि वो अमेरिका कैसे जाएगा, वो पैसा कैसे पैदा करेगा, वो हीरो कैसे बनेगा। इसीलिए जब बच्चा अमेरिका जाता है तो भारत में रहने वाले उसके माँ बाप ऐसे ही मर जाते हैं, वो उसको ध्यान भी नहीं देता। वो विदेशों में जाता है क्योंकि अर्निंग उसका स्वभाव बन गया। आपने जन्म से उसको अर्निंग सिखाई तो वो अर्निंग करता है और अपने द्वारा तैयार की हुई पौध को पालता है। वो अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं रखता है और भटकने के बाद वो यहाँ तक कहने लगता है कि अमेरिका में तो श्राद्ध नहीं होता, तो क्या वो तरते नहीं हैं? जब इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करने लगे बच्चे, तो समझ लीजिए कि हमने कहीं बहुत बड़ी चूक कर दी है और हमने बच्चों को संस्कार देने के बजाय उनको व्यावसायिक शिक्षा दे दी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी अपने वंश, परिवार, समाज और देश के लिए एक नया दुश्मन तैयार कर दिया है। और दुश्मन अगर ना बने तो एटलीस्ट वो अव्यावहारिक व्यक्ति बन गया है, एटलीस्ट वो ऐसा व्यक्ति बन गया है जो देश दुनिया के बारे में कभी नहीं सोच सकता, वो केवल अपने धन के बारे में सोचता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी शिक्षा प्रणाली में आवश्यकता है परिवर्तन की, और ये जो नीरज कुमार जैसी घटनाएं हैं, ये घटनाएं भारत में ना हो, इसके लिए हमको अपने बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।